हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि किसी भी केमिस्ट के लिए जो एक बड़ा चैलेंज होता है वो होता है किसी भी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द अननोन सबस्टेंस। जिसमें हम फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, या कोई केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के लैब में किया होगा। जिसमें हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं, फिर किसी ग्रुप का हम टेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, इसमें OH ग्रुप है कि नहीं, एल्डिहाइड है कि नहीं, उसके लिए हम केमिकल टेस्ट करते हैं, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। फिर उन इंफॉर्मेशन को हम गैदर करके फिर इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाते हैं। लेकिन जो एक बेस्ट टेक्निक है और आसान सा जो टेक्निक है, वो टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये एक बेस्ट मेथड है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एन अननोन सबस्टेंस, जिसमें हम बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं। आपका यूवी है, आईआर है, रमन है, एनएमआर है, और भी डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ टेक्निक को हम आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी को एज ए कंपलसरी टूल या नेसेसरी टूल की तरह यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन मॉलिक्यूल। यानी आपने फिजिकल मेथड से, आपने केमिकल मेथड से स्ट्रक्चर तो डिटरमाइन किया, लेकिन जब तक वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से उसका स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन नहीं करते हैं, तब तक उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड नहीं मानते। यानी एक नेसेसरी टूल, यानी आपको करना ही करना है। जैसे आपके हाथ पे लग जाते हैं, है ना, डॉक्टर कहते हैं इसमें फ्रैक्चर है, शायद है बोलते हैं, ये नहीं होता, आपको बाहर से टच करके बोलते हैं है शायद। लेकिन जब तक एक्सरे आपका नहीं निकालते हैं, तब तक आप श्योर नहीं होते हैं ना कि इसमें फ्रैक्चर है। इसी तरह से आप फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से इतना श्योर नहीं होते हैं जब तक उसका हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन ना करें। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या चीज़ है, इसके लिए एक सिंपल सा डिफिनेशन है, वो है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आपने कोई मैटर लिया, कोई सब्सटेंस है, इसका इंट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होता है, क्या होता है जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मैटर के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बस एक सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो बहुत तरीके से इस मैटर के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके टाइप ऑफ इंट्रैक्शन से हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो डिफरेंट एनर्जीज़ के होते हैं, है ना। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके डिफरेंट एनर्जी होता है, वो हर पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस मैटर के साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्शन करते हैं। उन डिफरेंट इंटरेक्शन से हमें डिफरेंट जानकारी मिलता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। उस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, कलेक्शन करते हैं। फिर उन सब को कलेक्शन करके फिर हमें क्या मिलता है, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं, है ना। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो ब्लड टेस्ट करते हैं हम, एक्सरे करते हैं, है ना, या इंडोस्कोपी वगैरह बहुत सारे टेक्निक यूज़ कर लास्ट में हम कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को यूज़ करके हम किसी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। वो मेनली डिपेंड करते हैं किस पे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी पे। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, उसको जब हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, उस अरेंजमेंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी एक हमने क्या कैसे अरेंज किया, से फॉर एग्जांपल जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको पहले रखा, इसके बाद कम 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 करके एक अरेंजमेंट बन गया ना। इस अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। जैसे आपने ये
रेनबो में जो रेनबो का स्पेक्ट्रम है वो देखा होगा, उसमें अरेंजमेंट है ना, वायलेट है, ब्लू है, इस तरह से रेड तक वहाँ पे अरेंज किया हुआ, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी अरेंजमेंट को, यहाँ भी इस अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। कुछ ऐसे रेडिएशन होते हैं जिनका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे आपका गामा रेस है। या कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जिनका वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, इवन किलोमीटर्स में होते हैं, मीटर से लेकर किलोमीटर तक होता है, ऐसे रेडिएशंस भी होते हैं। इन सब को हम कहाँ अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जैसे ये एक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक आपके लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने अरेंज किया है। सबसे जो ज़्यादा एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी जो हाई है, वो कॉस्मिक रेडिएशन है, गामा रेस है, एक्स रेस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, और सबसे कम सबसे कम एनर्जी वाला आपका रेडियो वेव्स है। यानी हमने इसको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्मिक रेस का फ्रीक्वेंसी देखिए 10⁻20 इन हर्ट्ज में दिया है, रेडियो वेव्स का 10⁻10, है ना। यहाँ पे देखिए और कम होते जा रहे हैं, और कम होते जा रहे हैं, जितना हम यहाँ देखिए वेवलेंथ यहाँ से यहाँ बढ़ते जा रहे हैं 10⁻−15 से लेकर 10⁻5 तक, यानी इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया है हमारे लिए। ठीक है, अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो कुछ पार्ट वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ पार्ट वहाँ से क्या होते हैं, एमिट होते हैं। जैसे यहाँ से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया, तो कुछ पार्ट इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और कुछ पार्ट यहाँ से क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ये चीज़ आप वो पता है, जैसे हम कहीं कहीं से भी कुछ पास करते हैं, कुछ वहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, थोड़ा सा वहाँ से निकल जाते हैं, है ना। तो ये जब एब्जॉर्प्शन करते हैं, कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हुआ था ना, तो यहाँ से आपने देखा कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हुआ और कुछ पार्ट यहाँ से निकल गया। जो यहाँ पे इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने, इस सब्सटेंस ने, वो क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंज लाते हैं, इस मॉलिक्यूल में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ चेंज लाते हैं। वो क्या चेंज होता है, ये ट्रांसलेशनल चेंज कराते हैं, या रोटेशनल चेंज करते हैं, या वाइब्रेशनल चेंज कराते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं, या आयनाइजेशन वहाँ पे होती है। ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी आपने कितना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन यहाँ से यूज़ किया, कितनी एनर्जी वाली रेडिएशन यूज़ किया, ये डिपेंड करते हैं इस पे। यानी या तो इसमें ट्रांसलेशनल चेंज होगा, या वाइब्रेशनल होगा, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ये सारा डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन पे, और कितना इसने यहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया। जैसे सिंपल सा एक अगर हम टेबल बनाएंगे, अगर हम गामा रेडिएशन को यूज़ करके, कुछ टेक्निक है जिसमें हम गामा रेडिएशन को यूज़ करते हैं, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं, गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ से आपने गामा रेडिएशन जब यहाँ इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पास करते हैं, तो वो क्या इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आयनाइजेशन कराते हैं, यानी आयन्स बनाते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हम एक्सरे यूज़ करते हैं, तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। या अल्ट्रावायलेट यूज़ करते हैं, तो मिडिल और वैलेंस शेल्फ के इलेक्ट्रॉन्स पे इसका असर होता है। विजिबल रेज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इसका असर होता है। आईआर में क्या चेंज होती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या रोटेशन हो जाती है। माइक्रो में आपका रोटेशन भी होता है, या स्पिन ओरिएंटेशन भी चेंज होती है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जब हम रेडियो वेव्स को पास करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो वहाँ पे स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस चेंज होते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ जब आते हैं फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो जिस टाइप का आप रेडिएशन यूज़ करते हैं उसका उसी टाइप का यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डिफरेंट चेंज होते हैं। इन डिफरेंट चेंज की वजह से हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अननोन कंपाउंड। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि जो आपका वेवलेंथ है या इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट है ना, उसको हम कैसे पता करते हैं कि कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना इमिट हुआ। उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो कि क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास किया, ठीक है, और यहाँ से कुछ एमिट हुआ, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या पता करते हैं कि कितना यहाँ से आपने रेडिएशन दिया था और कितना यहाँ से निकल गया। वो आपका डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं और आपको यहाँ पे डिस्प्ले में इसका रिजल्ट आता है कि इसने इतना रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। तो इससे आपको पता चल जाता है, और जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी टू स्टेट ऑफ हायर एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कॉजेज ट्रांजिशन। जैसे कि दो एनर्जी लेवल हैं, है ना, यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें एक्साइट करा के यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पे एनर्जी गैप है। इसके लिए हम एनर्जी कहाँ से लाते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी और जो इस गैप का जो एनर्जी है डिफरेंस होता है, वो मैच करता है, बराबर मिल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करते हैं, यानी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको E1 मानते हैं, इसको E2 मानते हैं, तो E2 माइनस E1 जो एनर्जी हमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी मिलता है डेल्टा ई जिसको हम बोलते हैं, वो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बराबर। एक चीज़ ये, ठीक है, जब ये बराबर का एनर्जी मिलेगा तभी यहाँ से E1 से E2 में ये ट्रांजिशन करेगा। अगर ये कम होगा या ज़्यादा होगा तो कोई भी रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। इसीलिए हम पहले ही बोल रहे थे क्वांटाइज इंट्रैक्शन होना चाहिए, यानी जब ये बराबर इसको एनर्जी मिलेगा तभी एब्जॉर्ब, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा का तो तभी वहाँ पे कभी भी वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल E1 और E2 इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू आपके लिए क्या है, एच न्यू है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, या एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू किसके बराबर होता है, न्यू होता है सी बाई लैम्बडा के, है ना। तो ये हमें एच क्या देता है, एच हमें प्लैंक्स कांस्टेंट देते हैं, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट देते हैं, लैम्बडा जो होता है वो हमें वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपने कितने कैसा यहाँ पे वेवलेंथ यूज़ किया। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन है, ऑलमोस्ट सारे टाइप का जो रेडिएशन है हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैटर। किसी भी मैटर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी टाइप के रेडिएशन है वो ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, है ना। और लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का ही रेडिएशन वहाँ से यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एसर्टेन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हम इसमें ये वाले टेक्निक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारा टेक्निक हैं, एक्सरे भी देखा आपने, गामा रे भी देखा, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है इसमें हम मेनली ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी और NMR यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज हम जो आज हमारा पहला क्लास है इसमें आज हम पहले से डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, फिर बाकी टेक्निक हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या चीज़ है, तो आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसको अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑन द या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी किया था।
तो जो यूवी विजिबल का रेंज होता है वो यूजुअली होता है 190 से लेकर 800 नैनोमीटर तक। दोनों में एक ही टाइप का हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो इसलिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को साथ मिलते हैं। दोनों का इफेक्ट किसी भी मैटर में सेम होता है, तो इसलिए इन दोनों को हम साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूवी का जो रेंज होता है वो 190 से 400 नैनोमीटर, यानी इसका लैम्बडा का वैल्यू यहाँ तक होता है। और जो विजिबल होता है 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है। अब है जब भी कोई मैटर है, कोई भी मॉलिक्यूल अल्ट्रा वायलेट रेंज में या विजिबल रेंज में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ना। ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसने यूवी रेंज में या विजिबल रेंज में इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, जंप मारते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं, है ना। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना, आपको पता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनते हैं, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये आपका एनर्जी यहाँ से दिखा रहे हैं, यानी इसकी एनर्जी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे ये फुली ऑक्युपाइड है ना, ये वाला ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको होमो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी हाई है और वहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई है। और इसके नेक्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, ल्यूमो होता है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोवेस्ट है उसकी एनर्जी सारे अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल में, लेकिन वो उसकी एनर्जी उनके कंपैरिजन में क्या है, कम है, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमो कहते हैं। और जब भी ट्रांजिशन होते हैं वो होमो से किस में चला जाते हैं, ल्यूमो में चला जाते हैं। यानी जब भी हम यूवी रेडिएशंस को किसी भी मॉलिक्यूल से पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, ठीक है ना। इसीलिए है हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। तो ये चीज़ हमने देखा कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी होमो टू ल्यूमो में होता है, ठीक है। और हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते क्यों हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड आपका कंजुगेटेड है कि नहीं, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स है कि नहीं, अगर उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या वो कंजुगेटेड फॉर्म में है या अनकंजुगेटेड फॉर्म में है ना, या नॉन कंजुगेशन फॉर्म में है। तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। अब आपने देखा जब भी कोई रेडिएशन इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, है ना। ये जब इलेक्ट्रॉन्स अपने हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं तो उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जो ही आपने यहाँ से रेडिएशन पास किया और ये अपने ल्यूमो में चला गया, यानी लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है जब हम यूवी विजिबल लाइट को पास करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता है कि एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द यूवी विजिबल जो रीजन होता है वो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ से, फ्रॉम बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है ना। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनते हैं। से फॉर एग्जाम्पल सिंपल से एग्जाम्पल होगा, ये है आपके पास ब्यूटाडाइन टाइप का है ना, 2 पाई बॉन्ड है, यानी 2 पाई बॉन्ड का मतलब
4 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनाएंगे, है ना। और हमें मिलेगा इसमें 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में होता है, यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही इसकी एनर्जी होते हैं। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग पार्ट होता है। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आपके बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, यानी आपका बॉन्डिंग क्या हुआ फिर? आपका बॉन्डिंग होमो हो सकता है, होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या आपके इलेक्ट्रॉन अगर नॉन बॉन्डिंग से होगा तो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, यानी आपका नॉन बॉन्डिंग भी होमो की तरह यूज होते हैं। और जो आपका ल्यूमो होता है वो क्या होगा? यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग पार्ट होगा। ये चीज़ आप देखेंगे। तो इस टाइप का यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, यानी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा या नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो आपको पता है सिग्मा ऑर्बिटल का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल का पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है, सिग्मा टू सिग्मा जा सकते हैं और यहाँ इजीली जंप कर सकते हैं। सिग्मा से पाई स्टार में नहीं जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इनका अपना अब सिंपल से यहाँ पे समझाऊंगा, हम सिलेक्शन रूल बाद में पढ़ेंगे। जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो साइड वे ओवरलैपिंग से बनते हैं, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं ना, यानी ये एक दूसरे की किस में होगा? परपेंडिकुलर में होगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होगा। तो यहाँ पे सिग्मा से पाई स्टार में या पाई से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सिमेट्री फॉरबिडन है, यानी सिमेट्री इनका सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग है वो तो फ्री है, ये सिग्मा स्टार में भी जम कर सकते हैं या पाई स्टार में भी, यानी सिग्मा स्टार मीन्स सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग में ये जम कर सकते हैं आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा सिग्मा स्टार में जाएगा, पाई पाई स्टार में जाएगा, लेकिन नॉन बॉन्डिंग है, दोनों में ये जम कर सकते हैं। जो हम अभी इसके बेस पे जो पॉसिबल हमें दिख रहा है पॉसिबल ट्रांजिशन, वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, या एन टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन ऑर्बिटल, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द एटम पे प्रेजेंट इन नेचर ऑफ द बॉन्डिंग सिस्टम, है ना। नेचर ऑफ एटम, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, है ना। अगर हम ऐसे कहेंगे एटम है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्साइट होने नहीं देगा, इसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। या कोई बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के एक्साइटेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पाई, क्योंकि पाई लेटरल ओवरलैपिंग है, उतना वो स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ द एटम एंड नेचर ऑफ द बॉन्डिंग पे कि कितना हमें एनर्जी यानी कितना हमें स्ट्रॉन्ग रेडिएशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इजीली ये डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आपका जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है वो आपने पढ़ा है सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम होते हैं। उसके अपोजिट में उसका सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो सिग्मा बॉन्डिंग यहाँ होगा, सिग्मा स्टार यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद पाई बॉन्डिंग का एनर्जी होता है, इसके यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग का होगा। और जो नॉन बॉन्डिंग होगा वो दोनों के बीच में होगा, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसका कोई एंटी बॉन्डिंग पार्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए? सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक। एक कंडीशन ये देखा हमने। एज कम्पेयर टू पाई स्टार में जाने के लिए इतना एनर्जी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एनर्जी गैप कम है। यहाँ एन टू सिग्मा स्टार में जाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू पाई स्टार, क्योंकि एनर्जी गैप थोड़ा सा ज़्यादा है।
N टू पाई स्टार में जाने के लिए हमें कम ही एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इसके लिए चाहिए, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है यहाँ पे, कम है। ठीक है, ये एक कंडीशंस है। अब हम एक एक कर को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन किन में पॉसिबल है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगा। ये सिग्मा ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा, है ना। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जो होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। और इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, है ना। और हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखा जिसमें सिग्मा और सिग्मा स्टार का गैप भी ज़्यादा था, तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये कौन सी कंपाउंड में होगा, जिनमें सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड है ओनली, तो यहाँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया है। और जो ट्रांजिशन होता है वो हाई एनर्जी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन पे होगा, जिनका वेवलेंथ लेस देन 150 नैनोमीटर होगा, है ना। और जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लैब में यूज़ करते हैं उनका रेंज सिर्फ 200 से 800 नैनोमीटर तक ही होते हैं। यानी इसको हम सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपके लैब में है उसमें हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, उसको हम पता नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी इसलिए चाहिए, सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और सिग्मा स्टार के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। और इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। वो कंडीशन क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज़, जैसे मीथेन में देखिए एग्जांपल आप देखेंगे तो मीथेन में 122 नैनोमीटर लेम्बड़ा का वैल्यू, यानी वेवलेंथ 122 नैनोमीटर पे ये अपना लेम्बड़ा मैक्स दिखाते हैं। जो ईथेन है वो 135 यानी लेस देन 200 नैनोमीटर पे ये इनका एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए क्या पार्टिकुलर कंडीशन चाहिए, इसके लिए इस टाइप का ट्रांजिशन को स्टडी करने के लिए हमें इवैक्यूएटेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, यानी हमें वैक्यूम टाइप का, यहाँ जहाँ पे आपका कोई भी गैस प्रेजेंट ना हो। जैसे आपने लैब में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया तो आपके लैब में तो ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है ना, वो तो पूरे इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, वो तो आपके इंस्ट्रूमेंट में भी घुसेगा। और जब आप एब्जॉर्प्शन कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन भी लेस देन 190 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, आपका नाइट्रोजन वो लेस देन 150 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। तो आपके इस सैंपल के साथ आपने यहाँ से रेडिएशन पास किया, इस सैंपल के साथ ये सैंपल भी एब्जॉर्ब करेगा, साथ में जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है वो भी एब्जॉर्प्शन करेगा। तो आपको जो रीडिंग आएगा वो गलत आएगा ना। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा स्पेशल टाइप का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, इवैक्यूएटेड स्पेक्ट्रो, यानी वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। यानी आपको पहले ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो एयर होता है वो सक करना पड़ता है, फिर इसके बाद उसका आप जो लेम्बड़ा वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से लेम्बड़ा पे इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होते हैं, वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअल एग्जाम में पूछा जाता है कि जब जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है वो हम इवैक्यूएटेड कंडीशन में या वैक्यूम कंडीशन में क्यों करते हैं, बिकॉज 200 नैनोमीटर से नीचे जो होता है वो आपका एयर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन दिखाता है, इसलिए हमें इवैक्यूएट करना पड़ता है किसको, एयर को, है ना। तो आपको बताया मैंने ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन भी लेस देन 200 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग पार्ट हो गए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पार्ट हो गए। यहाँ से यहाँ पे जब यूवी विजिबल रेडिएशन को लेस देन 200 नैनोमीटर पे पास करते हैं तो सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे क्या हो जाते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक सिंपल सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, पाई टू पाई स्टार। तो पाई किस में होगा, इस टाइप का ट्रांजिशन जिसमें पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, यानी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, है ना। तो इस टाइप का जो ट्रांजिशन है जिसमें आपका अल्कीन आते हैं, कार्बोनिल आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, नाइट्राइल ग्रुप आता है, नाइट्रो ग्रुप आते हैं, इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा।
यानी इसमें एटलीस्ट हमें क्या मिलना चाहिए, अनसैचुरेटेड ग्रुप मिलना चाहिए। और ये जो ट्रांजिशन होता है वो आपको पहले में हमने बताया कि लेस देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी इसके लिए एनर्जी लेस देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमें चाहिए होता है। लेकिन कंजुगेशन तो जो कोई डबल या ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है लेकिन वो नॉन कंजुगेटेड फॉर्म में है। तो नॉन कंजुगेटेड में देखा गया है अक्सर अल्कीन में जो एब्जॉर्प्शन रेंज होता है 170 से 190 के बीच में होता है। जैसे इथेन सॉरी ये इथीन है, ये इथीन है, इथीन ETHEN है। इथीन जो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं वो 171 नैनोमीटर पे अपना एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। अब कंजुगेशन का क्या इफेक्ट होता है वो हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो। सिमिलरली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है किन में, नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में भी तो डबल बॉन्ड होता है ना, C डबल बॉन्ड O होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा ना इनमें। तो इनमें 180 से 190 के बीच में होता है यूजुअली। जैसे हम एस्टून की बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की, तो 188 नैनोमीटर पे होता है। ये नॉन कंजुगेटेड का याद रखना, कंजुगेशन का असर अलग से होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ वैल्यूज हो गया आपके लिए। सिमिलरली ये कोई अल्कीन है, इसमें क्या सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो पॉसिबल होगा, पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार भी होगा ना। ये बॉन्ड यहाँ गलत बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से पाई स्टार में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होके, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे N टू सिग्मा स्टार। बस आपको याद रखना है N का मतलब क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा का मतलब जिसमें सिग्मा ऑर्बिटल है। तो किन में होगा, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सिग्मा बॉन्ड होंगे। से फॉर एग्जांपल आपका सिंपल सा है, जैसे अमोनिया की मैं बात करता हूँ, NH3 है, NH3 में सिग्मा बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसमें आप इस मॉलिक्यूल को देख के सीधे बोलेंगे इसमें N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो होगा लेकिन N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है ना। सिंपल है, जहाँ नॉन बॉन्डिंग कंडीशन क्या है, नॉन बॉन्डिंग भी होना चाहिए और सिग्मा बॉन्ड। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, उसको हम N टू सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कंपाउंड यानी सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे अमाइन से, अल्कोहल से। अल्कोहल में क्या है, ROH है ना, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो N टू सिग्मा स्टार होगा। अमाइन है, अमाइन में RNH2 है ना, तो यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हैलाइड है, RCl है, से फॉर एग्जांपल इसमें तो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी N टू सिग्मा स्टार होगा। ईथर है आपका ROR है ना, तो ROR में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, यहाँ भी N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आपको बस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो आप कहेंगे N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। लेकिन जो इसके लिए एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार, एनर्जी हमें कम चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ही नहीं, है ना, नॉन बॉन्डिंग किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं, ये इजीली जंप कर पाएंगे कहाँ पे, सिग्मा स्टार में। इसलिए हमें इसको एनर्जी कम देना पड़ता है एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप देखेंगे कि ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं 150 टू 250 नैनोमीटर्स के बीच में रेडिएशंस को, ठीक है। जैसे कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर वाटर, मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल क्लोराइड, सब में क्या है, सब में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो वाटर दिखाते हैं 167 पे, 174 पे, 169 पे, और जो मिथाइल आयोडाइड है वो 258 नैनोमीटर पे अपना एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखाते हैं। देख जैसे कि आपका ये सिग्मा बॉन्डिंग पार्ट हो गया, ये नॉन बॉन्डिंग पार्ट हो गया साइनाइड का, ये एंटी बॉन्डिंग पार्ट हो गया। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं तो जो आपका नॉन बॉन्डिंग है यहाँ से सिग्मा ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। एक सिंपल सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए। और एक हमने कहा था N टू पाई स्टार। अब N और पाई स्टार आप इसको देख के पता करना है। एक तो N होना चाहिए, N मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और पाई यानी इसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बस
तो सिंपल सा आपके दिमाग में आ रहा होगा सी डबल बॉन्ड, वो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, डबल बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है। तो यहाँ पे एन टू सिग्मा स्टार भी होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगा, पाई टू पाई स्टार भी होगा, और पाई एन टू पाई स्टार भी यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें पाई बॉन्ड भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो इसको हम एन टू पाई स्टार से डिजिग्नेट करते हैं। और इसमें जो एनर्जी लगता है वो सबसे लीस्ट लगता है, क्योंकि आपने एनर्जी यहाँ पे लेवल जो हमने बनाया था, तो सबसे कम एनर्जी गैप किसके देखा, एन टू पाई स्टार के बीच में। तो इसीलिए नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार कम एनर्जी पे ये चला जाता है। तो सबसे कम एनर्जी एन टू पाई स्टार का होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड है ना, एन टू पाई स्टार भी दिखा सकते हैं। एन टू पाई स्टार देखो 270 टू 300 नैनोमीटर पे दिखाते हैं, लेकिन जब आपने देखा पाई टू पाई स्टार 180 पे दिखाते हैं, है ना। यानी एज कम्पेयर टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए आपको एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। क्यों? क्योंकि 270 नैनोमीटर क्या है, वेव लेंथ है ना, जितना वेव लेंथ ज़्यादा होगा उतना एनर्जी कम होता है। तो ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार लोवेस्ट एनर्जी बट इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी, आपको याद रखना है ना। तो ये कम एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन तो दिखाते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, यानी आपको दो बैंड, फॉर एग्जांपल आपको स्पेक्ट्रम में दो बैंड मिलता है, एक बिल्कुल इंटेंस तेज सा, एकदम बढ़िया सा पीक मिलता है, एक मतलब हल्का सा पीक, कम इंटेंसिटी वाला पीक मिलता है। तो जो एन टू पाई स्टार वाला पीक होगा वो लो इंटेंसिटी वाला हल्का वाला पीक होगा, और पाई टू पाई स्टार वाला पीक सबसे जो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होगा वो पाई टू पाई स्टार होगा। क्यों? क्योंकि जो पाई टू पाई स्टार होता है वो सिमेट्रिकली अलाउड होता है, दोनों की सिमेट्री सेम होता है, तो इजीली यहाँ से यहाँ जंप करते हैं। और एन टू पाई स्टार जो होता है वो सिमेट्री में नॉन बॉन्डिंग, और पाई स्टार का जो सिमेट्री होता है वो सेम नहीं होता है, तो इसलिए इजीली ये यहाँ से यहाँ जंप नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री फॉरबिडन है। इसलिए थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है, जो हम आगे सिलेक्शन रूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है, हालांकि एनर्जी कम चाहिए, लेकिन फिर भी इसका इंटेंसिटी कम होता है, बिकॉज दिस ट्रांजिशन इज सिमेट्री फॉरबिडन, सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको दो इंटेंस बैंड मिलता है, तो इसमें एक जो सबसे ज़्यादा इंटेंस बैंड, जो अच्छा बैंड होगा वो पाई टू पाई स्टार का बैंड होगा। ये यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है और पाई भी है, तो एन टू पाई स्टार से यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग से, सॉरी इसकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है पाई स्टार के एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो ये सिंपल से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर आप देखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए, हमने देखा सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे कम एनर्जी एन टू पाई स्टार के लिए चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है आइडिया आया होगा। हमने देखा कि एक सिंपल सा इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विद द मैटर, तो उस इंट्रैक्शन से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एनर्जी ऑफ द रेडिएशन पे, स्ट्रक्चर ऑफ द आपके मॉलिक्यूल पे, है ना। उन सारे इंट्रैक्शन के जो इंट्रैक्शन से जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर किसी भी अननोन कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें आज हमने सबसे जो पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज डिस्कस किया वो था यूवी विजिबल। तो यूवी विजिबल रेडिएशन को जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। वो भी डिपेंड किस पे करते हैं, वो भी नेचर ऑफ द एटम पे, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो उनसे भी हमें बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब भी अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन पे फिर से कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू वेरी मच।